नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि आईएएस में। आज हम लोग बात करेंगे यूजीसी नेट जेआरएफ को लेकर ही कि इस परीक्षा के बाद क्या, मान लीजिए यूजीसी नेट जेआरएफ की परीक्षा आपने उत्तीर्ण कर ली, उत्तीर्ण करने के बाद अगली प्रक्रिया क्या है, या हम इसको सरल शब्दों में ये भी कह सकते हैं कि पीएचडी में नामांकन से संबंधित हम लोग चर्चा करने वाले हैं, बात करने वाले हैं कि इस परीक्षा को पास कर लेने के बाद क्या होगा, विषय का चयन कैसे किया जाए, या विषय के चयन के बाद कि आपने एक विषय का भी चयन कर लिया, उसके उपरांत सिनॉप्सिस को लेकर क्या होता है, सिनॉप्सिस कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी बात हम करेंगे। तो सबसे पहले जब ये परीक्षा आप पास कर लेंगे तो परीक्षा की तैयारी के दौरान ही, या जब आप अपना मास्टर्स कर रहे होंगे, अपनी एमए कर रहे होंगे, उस दौरान से ही एक विषय का चयन करना होता है कि किस विषय में आप आगे अनुसंधान करेंगे या आप किस विषय को लेकर शोध करेंगे, किस विषय में आप शोध करना चाहते हैं, एक विषय का चयन करना आवश्यक होता है। अब ये विषय का चयन करना कैसे होता है, किस विषय का चयन करें हम, जिस विषय में हमको अनुसंधान करना है। तो आप इसमें ऐसा होता है कि अक्सर विद्यार्थी क्या करते हैं कि पूछना शुरू करते हैं कि भाई किस विषय को लेकर आप कर रहे हो, या हम किस विषय को लेकर करें। तो सबसे अच्छा जो तरीका है विषय के चयन का वो तो ये है कि अपनी रुचि पहचाननी है कि हमें किस प्रकार की जो पाठ्य सामग्री है उसको पढ़ने में रुचि होती है या आनंद आता है, या किस प्रकार की सामग्री को हम बिना थके पढ़ते सकते हैं या जिससे हमें ऊब ना हो, ऐसा विषय। यानी कि आपके विषय में ये प्रश्न आपसे जब आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो आपसे पूछा जाएगा कि आपने यही विषय क्यों चुना। दो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, सामान्यतः सभी से दो प्रश्न तो ये अक्सर पूछे जाते हैं कि इस विषय का चयन आपने कैसे किया, दूसरा ये विषय आपने क्यों चुना। बात समझ आ रही है? तो विषय के चयन को लेकर बहुत अच्छे से हमको कई सारी बातें ध्यान में रखनी होती हैं। विषय का चयन, तो जैसे हमने कहा कि आपकी जिन बिंदुओं को, जिस पाठ्य सामग्री को आपकी पढ़ने में रुचि हो, मैं सरल सी बात कहूं तो यदि आपको जैसे गद्य पढ़ने में रुचि है या पद्य पढ़ने में रुचि है, ये बात निर्भर करती है क्योंकि आपके विषय से आपका लगाव होना, और लगाव मैं जो कह रहा हूं तो इसका मतलब यह है कि आप विचारों के साथ साथ भावनात्मक स्तर पर भी अपने विषय से लगाव रखते हो। जब आप अपने विषय से इतना लगाव रखेंगे तब आप उसके बारे में जितने भी प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे आप उनका एक सही उत्तर दे पाएंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहला क्या है कि विषय का चयन। अब ये विषय का चयन कैसा होगा, तो मास्टर्स के दौरान ही आपको ये रुचि का पता चल जाएगा कि हमारी रुचि किन बिंदुओं को पढ़ने में है। दूसरी बात, एक तो हो गया कि हम अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करेंगे। उस विषय का चयन कर लेने के उपरांत बहुत आवश्यक होता है हमें कि जो हमारे प्रोफेसर्स रहे होंगे, जो आपके शिक्षक रहे होंगे, आपको उन शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने की आवश्यकता होती है कि हम अपने शिक्षक से पूछ लें कि हमारे मन में, हमारी रुचि के अनुसार ये कुछ 2-3 विषय हमारे दिमाग में आ रहे हैं। मान लीजिए आपको करना है कि मुझे मुंशी प्रेमचंद पे करना है, या कबीर पे करना है, या मैं मीरा पर करना चाहता हूँ, सूरदास पर करना चाहता हूँ, या हमने कहा किसी विमर्श विशेष वाले उपन्यासों पे करना चाहते हैं कि हमको विशेष रूप से दलित विमर्श पर काम करना है, या हमको विशेष रूप से स्त्री विमर्श पर काम करना है, या हमको वृद्ध विमर्श पर काम करना है, या हम ये कह दें कि हमको किन्नर पर अनुसंधान करना है। बात समझ पा रहे हैं? तो एक ये विषय आपके रुचि का होगा, आप मस्तिष्क की देन होगी कि हमको इस विषय पर अनुसंधान करना है। उसके बाद यदि आपको मार्गदर्शन मिल जाता है अपने प्रोफेसर का, तो इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि आपको उनका मार्गदर्शन मिल जाए, कि आप उनसे सलाह ले लें, आप उनको बताएं कि हमें इस विषय को लेकर अनुसंधान करने की जिज्ञासा है, इच्छा है हमारी हार्दिक कि हमको इस विषय पर करना है, सुझाव आपको वहां से मिल जाएंगे। अब यहां कई बार क्या होता है कि विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय ये बात निर्भर करती है कि किस प्रकार के विषय चुने जा रहे हैं, ये भी निर्भर करता है। ये व्यवहारिक बात है एकदम कि किस प्रकार का विषय होगा, कि अब वर्तमान में इस प्रकार के विषयों का चयन विश्वविद्यालय में हो रहा है या नहीं हो रहा है। बात समझ पाए? जैसे आप पाएंगे कि एक दौर ऐसा आया कि राष्ट्रीयता से संबंधित जो विषय थे अनुसंधान के, उनका चयन हो रहा था। एक उससे पहले का समय ऐसा था कि जब विमर्श वाले जितने भी विषय होते थे उनके चयन होने की संभावनाएं, उनको सेलेक्ट करने की संभावनाएं अधिक होती थी। बिंदु स्पष्ट है? तो विषय के चयन में यह ध्यान रखना है कि आपको अपनी रुचि के अनुसार विषय का चयन करना है।
इसमें रुचि होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपकी असली जो लड़ाई है, असली जो संघर्ष है, वो पीएचडी में नामांकन होने के बाद शुरू होगा। ये जो आप परीक्षा की तैयारी करेंगे, इस परीक्षा को तैयारी करते समय भी आपको कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन असली जो चुनौती होगी, आपको लगेगा कि इस परीक्षा तक केवल चुनौतियां हैं, इसके बाद शुरू होगी। परीक्षा को पास कर लेने की चुनौती अलग है, फिर परीक्षा पास कर लेने के बाद आपका जेआरएफ हो गया, फिर आपको 2 वर्ष का समय मिला है कि आप किसी विश्वविद्यालय में अपना नामांकन करा लीजिए, तो आपकी स्कॉलरशिप शुरू हो जाएगी, उसी 2 वर्ष की समय सीमा में आपको करना होगा। तो ये अलग चुनौती होगी कि अब किसी विश्वविद्यालय में हमारा विषय जो है वो चयनित हो जाए, हमारा नामांकन हो जाए। लेकिन असली जो वास्तविक चुनौती है वो उसके बाद शुरू होती है। जब आप नामांकन अपना सफलतापूर्वक करा लेंगे, रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा, तब आपको ये चीजें और वास्तविक या हम कहें व्यवहारिक रूप में समझ में आएंगी कि असली चुनौती तो अब है। बात समझ पा रहे हैं आप यहां तक की? तो सबसे पहला काम जो आपको अपनी परीक्षा की तैयारी के दौरान ही कर लेना चाहिए, या अधिकांश विद्यार्थियों को सलाह दी जाती है कि आप अपना एमए करते समय ही आपके दिमाग में ये हो, यदि आपको पहले से ये क्लियर है कि हमें अनुसंधान के क्षेत्र में जाना है, हमको अनुसंधान करना है, हमको पीएचडी करनी है, तो आपको अपना विषय बहुत पहले से क्लियर करके रखना होगा कि हमारा ये विषय है। बात समझ आ गई? उसके बाद में यदि मान के चलिए 1% संभावना ऐसी है कि आपने दूरस्थ शिक्षा से मान लीजिए किया है, या हम ये कह दें कि आपने किसी ओपन यूनिवर्सिटी से एमए किया है और आप अपने प्रोफेसर्स के, शिक्षकों के संपर्क में नहीं है, तो ऐसे में क्या होगा? तो ऐसे में विषय का चयन करते समय रुचि आपको ध्यान रखनी है, आपकी रुचि होनी चाहिए। अब यदि आपके पास में, हम ये मान के चल रहे हैं कि मार्गदर्शन नहीं है, कोई शिक्षक आपके पास ऐसे नहीं है जो आपको विषय संबंधित बात सुझा सके या कोई सुझाव दे सके, तो आपको करना क्या है? अपनी रुचि के अनुसार अपने विषय का चयन करना होगा। ये तो आप ही को करना होगा कि आप अपने विषय का चयन करें। विषय का चयन कर लेने के बाद उसको लेकर आपको क्या करना है? सामग्री खोजनी है कि इस विषय पर सामग्री उपलब्ध है या नहीं, क्योंकि ये भी आपके, जब हम टॉपिक सेलेक्ट होने की बात करेंगे तो वहां भी इसकी अहम भूमिका होगी कि जब आपके विषय को लेकर सामग्री उपलब्ध है आसानी से तो अच्छी बात है। लेकिन एक प्रश्न ये पूछा जाता है, यदि आपका कोई विषय ऐसा है जिस पर सामग्री सहजता से या आसानी से उपलब्ध नहीं है, तब की आपकी सामग्री उपलब्ध नहीं है, आप अनुसंधान कैसे करेंगे? आपने ये विषय क्यों चुना? इस प्रकार के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। तो पहला काम क्या होगा? अपना विषय चुनने के बाद कि आपने एक टॉपिक का चयन कर लिया, मुझे इस पर अनुसंधान करना है, उससे संबंधित सामग्री खोजनी है। सामग्री खोजने के साथ दूसरा काम क्या होगा? जो उस विषय को लेकर उससे पहले पूर्व में शोध हो चुके हैं, आपको वो शोध पढ़ने होंगे। उन शोध को निकालिए कि कैसे इस पर अब से पहले किन किन बिंदुओं को लेकर अनुसंधान हो चुका है। अब ये कहां मिलेगा? तो बहुत सारे पोर्टल हैं, जो शोध गंगा, शोध गंगोत्री, यमुनोत्री, ये जो पोर्टल हैं यहां आपको मिल जाएगा। विश्वविद्यालय के आप किसी की वेबसाइट खोलेंगे, वहां भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि आपके विषय से संबंधित इस प्रकार के अनुसंधान पहले हो चुके हैं। अब जब अनुसंधान की बात आ रही है, यानी कि एक विषय के चयन की बात आ रही है, तो यह स्वाभाविक है कि वो मौलिक विषय होना चाहिए। मौलिक मतलब नया होना चाहिए। अनुसंधान का तो मतलब यही हुआ ना कि आप किसी नई चीज को लेकर शोध करेंगे, आप कोई नया ज्ञान प्रस्तुत करेंगे, या कोई नया सिद्धांत स्थापित करेंगे, या पहले से स्थापित सिद्धांत की नई प्रकार से व्याख्या करेंगे। तो मौलिकता तो वहां है, तो आपको मौलिकता का ध्यान रखना होगा। आपको विषय का चयन करना है, उसके साथ में सामग्री उस पर कितनी उपलब्ध है ये खोजनी है, और फिर आपके विषय से संबंधित पहले किस प्रकार के कितने अनुसंधान हो चुके हैं वो सब आपको जानकारी रखनी है। बिंदु स्पष्ट हो गया? उसके बाद में आप क्या करेंगे? जब आप पूर्व में हुए शोध पर नजर डाल लेंगे, इनको देख लेंगे कि मेरे से पहले किस प्रकार के अनुसंधान किस किस विश्वविद्यालय में हो चुके हैं, जिस जिस विश्वविद्यालय में अनुसंधान हो चुके हैं वो जानकारी आपको मिल जाएगी, एक आइडिया आपको लग जाएगा। तो यहां से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि हमें अपना सिनॉप्सिस किस प्रकार से तैयार करना है। यानी कि इसके बाद में अगली चुनौती क्या होगी? अगली चुनौती होगी सिनॉप्सिस की। अगली चुनौती क्या है? अगली चुनौती है सिनॉप्सिस। सिनॉप्सिस का मतलब क्या होता है कि एक रूपरेखा, या हम कह दें आपके विषय का सार क्या है, कि आप जब अनुसंधान के लिए अपने विषय को लेकर आप किसी भी विश्वविद्यालय में साक्षात्कार देने जाएंगे, तो वहां आपके जाएंगे जब आप, तो आपको अपना एक सिनॉप्सिस प्रस्तुत करना होगा
वो प्रोफेसर जो होंगे, जो भी व्यक्ति बैठे होंगे आपका साक्षात्कार लेने के लिए प्रोफेसर, वो आपका सिनॉप्सिस देखेंगे। आपके सिनॉप्सिस में आपने जो पूरी अपने अनुसंधान की एक रूपरेखा प्रस्तुत की होगी, उस रूपरेखा को लेकर, विषय को लेकर उससे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। उससे संबंधित जब आप प्रश्नों का जवाब देते हैं तो आपसे सामग्री को लेकर प्रश्न पूछे जाते हैं। और यहां यह प्रश्न होता है कि आपने अपने विषय को लेकर कौन कौन सी सामग्री का अध्ययन किया है। आपसे कुछ पत्रिकाओं के नाम पूछे जाएंगे, पुस्तकों के नाम पूछे जाएंगे, कहां से प्रकाशित होती है, उसके संपादक कौन है, उसका सार क्या है, उसमें कौन कौन से बिंदु शामिल हैं। तो आपको एक निष्कर्ष सा बताना होता है। तो यही आपको सिनॉप्सिस में अपने पूरे अनुसंधान के विषय का एक सार बताना होगा कि इसका सार क्या है। बात सहजता समझ आ रही है? तो आप इस परीक्षा को उत्तीर्ण करेंगे। इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के दौरान ही आपको अपना विषय क्लियर होना चाहिए कि हम किस विषय में अनुसंधान करने वाले हैं। जब आप उस विषय का चयन कर लेंगे तो उससे संबंधित सामग्री कितनी उपलब्ध है आपको वो खोजना होगा। आपको इसी में जब आप सिनॉप्सिस बनाएंगे तो आपको उसमें अपने सहायक ग्रंथ लिखने होते हैं कि मेरे सहायक ग्रंथ कौन से हैं। अनुसंधान यदि किसी मान लीजिए पुस्तक पर आधारित है, किसी लेखक की पुस्तकों पर आधारित है या उपन्यासों पर आधारित है, तो आपको आधार ग्रंथ लिखने होते हैं, फिर सहायक ग्रंथ लिखने होते हैं कि मुख्यतः मेरा अनुसंधान इन उपन्यासों पर आधारित है और सहायता के रूप में मैं इन सामग्री का अध्ययन करूंगा, इन उपन्यासों का अध्ययन करूंगा। तो आपको सहायक ग्रंथ भी आपको वहां पे मेंशन करने होते हैं सिनॉप्सिस में ही। बात स्पष्ट हो गई। फिर आपको अपने चैप्टर्स को लेकर कि मैं कितने चैप्टर्स बनेंगे, मेरे अनुसंधान करने की पद्धति कौन सी होगी, तो ये भी आपको सब लिखना होता है कि हम किस विधि के द्वारा, किस मेथड के द्वारा अनुसंधान करने वाले हैं। बात समझ आ रही है? अब ये सिनॉप्सिस बनाने को लेकर सारे बिंदु स्पष्ट हो जाएंगे जब आप पूर्व में हुए शोध को देख लेंगे। बात समझ आ रही है? आपका विषय जो होगा उस विषय से संबंधित जो पहले अनुसंधान हो चुके हैं, आप उन अनुसंधान को पढ़ेंगे, आपको वहां सिनॉप्सिस मिल जाएगी। आप उन सिनॉप्सिस को पढ़ेंगे तो सिनॉप्सिस कैसे बनानी है आपको एक आइडिया मिल जाएगा। एक पूरा फॉर्मेट है कि भाई आपका विषय होगा, आपको उसका सार प्रस्तुत करना है और उस सार में ये बातें शामिल होनी चाहिए कि आपके आधार ग्रंथ, आपके सहायक ग्रंथ क्या क्या हैं, आप किन यदि पत्रिकाएं हैं, यदि आप मान लीजिए ऑनलाइन कुछ पोर्टल्स का प्रयोग करते हैं तो आपको उन सभी का नाम लिखना होगा। आपके अनुसंधान करने की पद्धति कौन सी होगी, आप उस पद्धति का भी उल्लेख करेंगे और अपने पूरे विषय का एक सार प्रस्तुत करेंगे। आप इसको लेके जाते हैं, 8-10 पेज में ये होता है। इसको लेके आप जाएंगे, वहां जितने भी आपका साक्षात्कार लेने के लिए प्रोफेसर उपस्थित होंगे वो आपसे प्रश्न पूछेंगे। आपका प्रश्न पूछे जाएंगे, आपके विषय से संबंधित हो गए, उसके बाद में परिणाम आता है। तो आपका विषय यदि चुन लिया जाता है, आपके विषय का चयन हो जाता है, तो उससे फिर आगे की अनुसंधान की प्रक्रिया चलती है। आपका 6 महीने के लगभग का एक कोर्स वर्क होता है जिसमें आपको कई सारे विषय अनुसंधान को लेकर, मतलब शोध को लेकर पढ़ने होते हैं कि शोध कैसे किया जाता है, कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको पढ़नी है वहां भी। उसके बाद में फिर आपके काम शुरू होता है मेन, क्योंकि कोर्स वर्क की भी फिर एक परीक्षा होगी, उस परीक्षा को भी पास करना अनिवार्य होता है। उस परीक्षा को आप पास करेंगे तब आगे चीजें बढ़ती हैं। बिंदु स्पष्ट है? फिर एक पड़ाव आता है कोर्स वर्क की परीक्षा का परिणाम आने के बाद आपके टॉपिक डिफेंड का। तो आप अपने टॉपिक को डिफेंड करते हैं, फिर प्रोफेसर्स बैठेंगे और आपके विषय को जब अंतिम रूप से चुन लिया जाएगा उसको कहते हैं टॉपिक डिफेंड हो गया। तो आपको टॉपिक डिफेंड करते हुए, अपने टॉपिक का बचाव यानी कि करते हुए, आपको सारी बातें जो आपने सिनॉप्सिस में लिखी हैं कुछ इसी तरीके से फिर आपको पुनः एक सार बनाना पड़ता है कि हमारे पूरे शोध का एक सार क्या है। वहां प्रोफेसर जो होंगे वो आपसे प्रश्न करेंगे, आपको उन प्रश्नों का जवाब देना है। कई बार क्या होता है कि प्रोफेसर्स आपको अपने विषय में कुछ सुधार करने का भी सुझाव देते हैं कि आप अपने विषय में ये सुधार कर लीजिए। बात समझ आ गई? जब आपका टॉपिक डिफेंड हो जाता है उसके बाद आपके अनुसंधान की प्रक्रिया पूरी चलती है। जो आपको एक गाइड मिलते हैं, सुपरवाइजर भी कई जगह उनको बोला जाता है, वो आपके मार्गदर्शक होते हैं कि आपके पूरी इस अनुसंधान की इस जर्नी में हम कहें वो आपके साथ रहेंगे, आपके मार्गदर्शक के रूप में काम करेंगे। 2 आपको एडवाइजर भी मिलते हैं। आप अपने अनुसंधान को लेकर 2 अन्य प्रोफेसर होंगे, एक तो सुपरवाइजर हो गए मेन, जो आपके पूरे मार्गदर्शन, जिनका मार्गदर्शन आपको मिलेगा। 2 अन्य एडवाइजर मिलते हैं जो मतलब सामान्य तो 2 मिलते हैं जिनकी सहायता आप ले सकते हैं। अनुसंधान करते समय आपको कई बार ऐसा समय आएगा कि आपको कुछ चीजें पूछने की आवश्यकता होगी, आपको सामग्री को लेकर, लिखने को लेकर, प्रस्तुतिकरण को लेकर कई प्रकार की चीजें आपके सामने आएंगी।
तो वहां आप फिर उनसे सहायता ले सकते हैं, वो भी आपके सहायक के रूप में ही होते हैं। और मेन जो हम कहे जो मुख्य आपके मार्गदर्शक होते हैं वो होते हैं आपके सुपरवाइजर, जिनको गाइड भी बोला जाता है। बात स्पष्ट हो गई। उन्हीं की देखरेख में आप फिर आगे अपने पूरी पीएचडी की इस पूरी प्रक्रिया को करते हैं। आप लिखते हैं, लिखने के बाद उनके पास में आपके ड्राफ्ट जाते हैं, यदि उनमें कहीं सुधार की आवश्यकता होती है तो वो सुधार कराते हैं। बिंदु स्पष्ट हो गया। यानी कि उससे आगे का हम ये कह दें, उससे आगे की टॉपिक डिफेंड के बाद वाली पूरी प्रक्रिया जो होगी उसमें जो आपके मार्गदर्शक जो गाइड होंगे उनके सानिध्य में ही आपकी ये पूरी फिर हम ये कहें शोध जो होगा वो संपन्न होगा। बात स्पष्ट हो गई। तो एक अंतिम बात, आपको करना क्या होता है, सबसे पहले अपने विषय का चयन करना होता है। विषय के चयन में एक बेहद महत्वपूर्ण बात है, वो है रुचि को लेकर, कि जिस सामग्री को पढ़ने में आपकी रुचि हो आप उस विषय का चयन कीजिए, क्योंकि सिनॉप्सिस बनाने से पूर्व भी आपको कई सारी पुस्तकों का अध्ययन करना आवश्यक होता है। जब आप उन पुस्तकों का अध्ययन करेंगे तब आप अपना सिनॉप्सिस बना पाएंगे, आपके स्वयं के मौलिक विचारों का विकास हो पाएगा, और आप जब साक्षात्कार में जो प्रश्न पूछे जाएंगे उन प्रश्नों का सही सही जवाब दे पाएंगे। बात समझ आ रही है यहां तक की? तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि विषय के चयन को लेकर बहुत सजग रहना है, बहुत ध्यान पूर्वक एकदम विषय का चयन करना है, जल्दबाजी में बिल्कुल चयन नहीं करना है विषय का। और अपने विषय का चयन करके यदि आपके पास में कोई मार्गदर्शक हैं, कोई शिक्षक हैं आपके जिनसे आपका परिचय हो, जिनके संपर्क में आप हो निरंतर, तो यदि उनका मार्गदर्शन मिल जाए तो इससे अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। ये बहुत अच्छी चीज हो जाएगी आपके लिए कि आपको उनका मार्गदर्शन मिल जाएगा। बात समझ आ गई? तो आपको राज्य विश्वविद्यालय कोई जाना हो, यदि किसी राज्य विश्वविद्यालय से आप शोध करना चाहते हैं या केंद्रीय विश्वविद्यालय से अनुसंधान करना चाहते हैं तो आप अनुसंधान फिर वहां से कीजिए। लेकिन सही होता है, अच्छा होता है कि यदि आपको किसी का मार्गदर्शन मिल जाता है विषय के चयन को लेकर भी। बात स्पष्ट हो गई? तो मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारी बातें आपको स्पष्ट हुई होंगी। विषय के चयन को लेकर कई सारी चीजें आपने नई सीखी होंगी, कुछ नई जानकारी आपको मिली होगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे आपसे अगली क्लास में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।